नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार। आज की हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष दशमी और हम लेकर आए हैं देश और मध्य प्रदेश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। देश के चुनावी सिस्टम से जुड़ा एक बड़ा संवैधानिक सवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्यवाही से आजीवन छूट देने वाले प्रावधान को लेकर कांग्रेस नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और इस मामले में खुद देश के मुख्य न्यायाधीश ने गंभीर टिप्पणी की है। दरअसल कांग्रेस नेता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि जिसमें चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त को दी गई आजीवन कानूनी छूट को असंवैधानिक बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों को अपने कार्यकाल के दौरान के लिए फैसलों के लिए किसी भी तरह की सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही से पूरी तरह मुक्त रखना संविधान की समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में दलील दी गई है कि चुनाव आयुक्त भी एक संवैधानिक पद पर है, लेकिन उन्हें पूर्ण कानूनी छूट देना जवाबदेही खत्म करता है। यदि किसी निर्णय में दुर्भावना, पक्षपात या सत्ता के दुरुपयोग की आशंका हो तो उस पर जांच का अधिकार होना चाहिए। आजीवन छूट लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि यह एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न है जिसकी जांच जरूरी है और इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार यह तर्क दे सकती है कि चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए कानूनी संरक्षण जरूरी है। अगर उन्हें हर फैसले पर मुकदमों का डर होगा तो चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। यह केस चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही की बहस को नया मोड़ दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य में चुनाव आयुक्तों के अधिकार और सीमाएं तय कर सकता है और इससे चुनावी सुधारों पर देश भर में नई बहस शुरू होने की संभावना है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र और चुनाव आयोग के जवाब के बाद तय करेगा कि क्या आजीवन कानूनी छूट संविधान के दायरे में आती है या नहीं। क्या इस प्रावधान में बदलाव या सीमाएं तय करने की जरूरत है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर टिकी है, लेकिन जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है। देश की सत्ता का केंद्र अब एक नए पते की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली के रायसीना हिल्स इलाके में प्रधानमंत्री कार्यालय का नया भवन पूरी तरह तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि इसी परिसर में प्रधानमंत्री का नया आधिकारिक आवास भी अंतिम चरण में है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने नए पीएम ऑफिस और आवास में शिफ्ट हो सकते हैं, जिसके लिए 2 शुभ मुहूर्त भी निकाले जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रायसीना हिल्स क्षेत्र में स्थित नया प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह बनकर तैयार है। यह नया पीएम ऑफिस सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार के शीर्ष प्रशासनिक कामकाज को एक आधुनिक, सुरक्षित और अत्याधुनिक ढांचे में संचालित करना है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री का नया आधिकारिक आवास भी इसी परिसर में बनाया जा रहा है और जिससे पीएम के आवास और कार्यालय के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी और सुरक्षा तथा प्रशासनिक समन्वय और मजबूत होगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी महीने के भीतर नए पीएम ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए 2 मुहूर्त भी तय किए गए हैं। हालांकि अंतिम तारीख प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने वर्तमान आवास से ही कामकाज संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर के बीच भारत जर्मनी रिश्तों को और मजबूत करने वाली मुलाकात हुई है और इस दौरान दोनों नेताओं ने न सिर्फ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की, बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिली जब दोनों ने साथ मिलकर पतंग उड़ाई। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारत जर्मनी साझेदारी को मजबूत और भरोसेमंद बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर से मुलाकात के बाद कहा कि भारत और जर्मनी एक दूसरे के करीबी और भरोसेमंद सहयोगी है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, रक्षा, ग्रीन एनर्जी और इनोवेशन जैसे कई अहम क्षेत्रों में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि भारत में इस समय
2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही है, जो भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और तकनीकी विकास में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि जर्मनी कंपनियां मेक इन इंडिया और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती दे रही है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारतीय संस्कृति का आनंद भी लिया। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने साथ मिलकर पतंग उड़ाई, जिसे दोनों देशों की दोस्ती और आपसी विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। यह पल औपचारिक बातचीत से आगे बढ़कर सांस्कृतिक जुड़ाव को भी दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जर्मनी साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, वैश्विक सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी दोनों देशों की सोच मिलती है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यह सहयोग और मजबूत होगा। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री यानी टीवी के प्रमुख एक्टर विजय आज दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। करूर भगदड़ मामले को लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि विजय से 3.5 घंटे से ज्यादा समय से सवाल जवाब जारी है। ये वही मामला है जिसमें टीवी की रैली के दौरान भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक एक्टर विजय आज दोपहर दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने करूर भगदड़ केस को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि रैली के आयोजन की जिम्मेदारी किसकी थी, भीड़ नियंत्रण के लिए क्या इंतजाम किए गए थे, प्रशासनिक अनुमति किन शर्तों पर ली गई थी, सुरक्षा में चूक कहां हुई। सीबीआई अधिकारियों ने विजय से रैली की योजना, प्रचार, फंडिंग और मैनेजमेंट टीम को लेकर कई अहम सवाल पूछे हैं। दरअसल तमिलनाडु के करूर जिले में टीवी की एक बड़ी राजनीतिक रैली आयोजित की गई थी और रैली में उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ जुट गई, और जिसके बाद अव्यवस्था और भगदड़ की स्थिति बन गई। इस दर्दनाक हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद विपक्ष ने इसे लेकर सरकार और टीवी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि एक्टर विजय ने पहले ही इस हादसे पर गहरा दुख जताया था, मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया था। लेकिन अब जांच एजेंसियां यह पता लगा रही है कि रैली के शीर्ष नेतृत्व को संभावित खतरे की जानकारी थी और क्या समय रहते जरूरी कदम उठाए गए। विजय की सीबीआई पूछताछ के बाद तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज हो गई और विपक्ष इसे जवाबदेही तय करने की कार्यवाही बता रहा है, जबकि समर्थक इसे राजनीतिक दबाव करार दे रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूछताछ पूरे होने के बाद विजय को आगे भी दोबारा समन किया जा सकता है। जांच एजेंसियां जल्द ही इस मामले में कुछ और बड़े नामों से भी पूछताछ कर सकती है। तो करूर भगदड़ केस अब सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा सवाल बन चुका है। सीबीआई की इस जांच पर अब पूरे देश की नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भाषा और पहचान को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों को बेहद कड़ा और विवादित बयान दिया है। राज ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र में आकर हमें हिंदी मत सिखाओ। अगर किसी ने मराठी भाषा और संस्कृति का अपमान किया तो उसे लात मारकर बाहर निकाल देंगे। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की पहचान मराठी भाषा और मराठी मानुष से, और कोई भी बाहरी ताकत यहाँ अपनी भाषा या संस्कृति थोप नहीं सकती। राज ठाकरे ने अपने भाषण में मुंबई गुजरात विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुंबई गुजरात को नहीं मिली, इसलिए कुछ ताकतें आज भी अंदर ही अंदर नाराज है। राज ठाकरे ने बिना नाम ले इशारों में कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिशें पहले भी हुई थी, लेकिन मराठी जनता ने कभी ऐसा नहीं होने दिया। राज ठाकरे का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में नगर निगम और विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज है। भाषा, रोजगार और स्थानीय पहचान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और एमएनएस एक बार फिर मराठी अस्मिता कार्ड खेलती नजर आ रही है। राज ठाकरे ने साफ किया है कि महाराष्ट्र में रहने वालों को मराठी का सम्मान करना ही होगा।
राज ठाकरे की इस बयान के बाद यूपी और बिहार से जुड़े संगठनों की नाराजगी तय मानी जा रही है। विपक्षी दल इसे नफरत फैलाने वाला बयान बता सकते हैं। सत्तारूढ़ दल इस पर क्या रुख अपनाएगा, इस पर सबकी नजरें हैं। राज ठाकरे का यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि मराठी बनाम हिंदी की राजनीति को फिर से हवा देने वाला कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि यह बयान चुनावी फायदा दिलाता है या एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, शहर से या गांव